जी, सभी को मेरा नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच की ओर से आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ साथ मैं सभी को इस नए वर्ष की शुभकामना आईएफपीएच की ओर से भी और अपनी ओर से भी देना चाहती हूँ। सभी को बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं। ये हम लोग मीटिंग की शुरुआत एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। मैं आईएफपीएच द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 996वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे आज के विशिष्ट मेहमान डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहकर, जैसे कि एचओडी, प्रोफेसर और प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत रह के होम्योपैथी के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बोर्ड ऑफ स्टडी एचपी यूनिवर्सिटी शिमला के सदस्य हैं। ये विभिन्न परीक्षक, पीजी परीक्षक और यूजी परीक्षक भी रह चुके हैं। इन्होंने कांग्रेस, एलआईजीए दिल्ली, सीसीएच वर्कशॉप इत्यादि में कई वैज्ञानिक पत्र भी प्रस्तुत किए हैं और कई वैज्ञानिक सेमिनारों में अपना पत्र प्रस्तुत किया है। ये जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आरओटीपी भी आयोजित किया है। मैं सर का आईएफपीएच की ओर से काफी हार्दिक स्वागत करती हूँ इस मंच पे और सर से अनुरोध करती हूँ कि ये अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें और अपने विषय पे। सर के आज के वेबिनार का विषय होम्योपैथी इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज है। मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि सर अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रुति, आपने मुझे मौका दिया। आज 996 मीटिंग में आज हिंदी सत्र में मुझे बोलने का मौका मिला है। और सबसे पहले मैं भी सभी का अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ नववर्ष की शुरुआत से। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और ईश्वर का आशा करते हैं कि आप सभी लोग का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी कामना मैं करता हूँ। और आज का एक विशेष विषय है जिस पर आज मैं बोलना चाहता हूँ। और ये विषय इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक नोविस प्रैक्टिशनर, यानी शुरुआत शुरुआत में जो प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उनको भी इस तरह की बीमारियां नहीं मिली। तो स्किन डिजीज एक ऐसा डिजीज है तो सबसे पहले अधिकतर होम्योपैथ को देखने को मिलता है। और होम्योपैथी समाज में, हमारे सोसाइटी में होम्योपैथी को अप्रूवल भी इसीलिए है सोसाइटी की तरफ से कि ये चर्म रोग बहुत अच्छा देखते हैं, इसको आसानी से ठीक कर देते हैं। अगर किसी को कोई स्किन डिजीज है तो उसको अगर जड़ से ठीक करना है तो आप होम्योपैथी में जाइए। ये समाज में पहले से विख्यात और प्रख्यात है कि इसमें होम्योपैथी जो है बहुत कारगर सिद्ध होता है। और ये सही भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो जो व्यक्ति आने वाला है वो शायद कोई दाद खाज खुजली, आज तो हिंदी का सत्र है तो इस तरह की भाषा बोल सकते हैं, तो इस तरह की कोई भी इच मटेरियल से ग्रसित होता है और वो कुछ ना कुछ वैसे ऑइंटमेंट या मलहम लगा लेते हैं जो सड़क पे या सब्जी मंडी के चौराहे पे कोई साइकिल पे बेच रहा होता है कि ले जाइए, इसको लगाइए और आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। और वो खरीद के ले भी आते हैं और उसको लगाते हैं और यकीन मानिए उनको ठीक हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। लेकिन कुछ ही सप्ताह में फिर से वो पुनः वापस आ जाता है। फिर वो जाते हो सब्जी वाला के पास, वहां पर जाके वो फिर वही लिक्विड या ऑइंटमेंट खरीद के लाते हैं। अब वो लगा रहे हैं लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। फिर कोई फ्रेंड पूछता है, अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है? तो मुझे तो ये, अरे 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 अरे, ये क्या दवा लगा रहे, ये लो बीटेक्स, ये एक अच्छी दवा है जिससे तुम्हारा ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। फिर वो बीटेक्स लाते हैं खरीद के, फिर बीटेक्स लगाते हैं और वो ठीक फिर हो जाता है। और फिर थोड़े दिन में फिर वापस आता है, फिर वो बीटेक्स लाता है और पूरी उसकी जो टिबिया रहती है उसको फिनिश कर देते हैं, लेकिन उनका स्किन का प्रॉब्लम नहीं जाता है। और ये जो होते होते इसका जो स्किन का दायरा है वो ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है, धीरे 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 बढ़ता जाता है। फिर
उनको कोई बताता है अरे ये सब कुछ नहीं काम करता, एक ऑइंटमेंट है क्वाड्रीडर्म, ये लगाओ, एक छोटा सा ऑइंटमेंट है। वो जाता है बाजार से लाता है, और यकीन मानिए इतनी छोटी सी वो जो ऑइंटमेंट है, वो जरा सा लगाने के बाद उसका एकदम खत्म। बहुत खुश, फिर वो बहुत हैप्पी। लेकिन फिर कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों के अंदर फिर से वापस आता है, और अब वो क्वाड्रिटर्म लाते हैं, पूरी वो अपॉइंटमेंट खत्म हो जाती है, दूसरी भी लाते हैं, वो भी खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर फिर देखता है और एग्जामिन करता है, फिर शायद ऐसी दवा लिखता है जो बहुत एग्रेसिव मेडिसिन होती है। और चूंकि होम्योपैथी का प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये बता देना यहाँ पे उचित है कि वो एग्रेसिव मेडिसिन से शायद उनका वो स्किन प्रॉब्लम, चाहे जिस लिए आए हो, चाहे रिंगवर्म के लिए आए हो, चाहे एक्जिमा के लिए आए हो, जिस चीज के लिए भी ट्रीटमेंट कराया हो, वो खत्म तो हो जाता है, लेकिन उससे उनका सेपरेशन हो जाता है, और फिर वो मोर वैल्यूएबल ऑर्गन पे जा करके वही डिजीज एक्जिमा सेटल कर जाता है। और ऐसा भी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में और अदर सिस्टम में हम ये पढ़ते हैं कि स्किन डिजीज, ब्रोंकियल अस्थमा एंड जॉइंट पेन, ये सारे एक ही डिजीज के तीन अलग अलग रूप है, और इसका अलग अलग आयाम होता है, जो अकॉर्डिंग टू पर्सन इंडिविजुअलिटी, मैं सॉरी, उनके जीवनी के हिस्ट्री के अनुसार से, उनके फैमिली हिस्ट्री के अनुसार से, जो प्रोन एरिया रहता है, वहां पर उस डिजीज को सेटल कर देते हैं। तो होम्योपैथी में स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। हर तरह की बीमारी का इसमें अच्छा इलाज होता है, बशर्ते कि आपको सही डॉक्टर मिल जाए, और अधिकतर अनुभवी जो चिकित्सक रहते हैं होम्योपैथी के, वो बहुत अच्छे से इसको हैंडल करके और इसको ठीक कर सकते हैं। आते देखते हैं, एक स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ, और इसे देखिए। मुझे लगता है ये स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस सर। हाँ, गुड। सर इसको तो आज पावर पॉइंट प्ले में कर दीजिएगा तो वो बड़ा हो अब जाएगा स्क्रीन। ये जी सर। बड़ा नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर, ये साथ में जो बाकी से स्लाइड्स हैं वो भी दिख रहे हैं। हाँ, तो इसमें यही एक प्रॉब्लम है, तो पावर पॉइंट ये मुझे आता नहीं करना। कोई बात ठीक नहीं है, सर। अदर स्लाइड्स भी दिख रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना? यस सर। लेकिन ये तो दिख रहा है सर कि ऊपर हम में आज जो, स्लाइड शो करके लिखा हुआ है, ऊपर वाले टैब में जहाँ पे होम होम इंसर्ट लिखा हुआ है, डिजाइन एनिमेशन स्लाइड शो। अच्छा, इसी में। हाँ, वो जो स्लाइड शो है ना, उस पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये स्लाइड शो वाले में मोड में चला जाएगा। अब मैं देखता हूँ, इसको पहले स्केप करूँ क्या? हाँ, नो सर, स्लाइड्स। एस्केप करने का, हाँ ऊपर में जहाँ पे होम इंसर्ट डिजाइन एनिमेशन एंड स्लाइड अच्छा, शो। हम्म। यहाँ पर ऊपर में, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए। अरेंज, इसमें इसके इसके क्राइटेरिया में तो नहीं आ रहा है। नहीं सर, नीचे, ऊपर में जहाँ पे होम नहीं लिखा हुआ है। इसमें नहीं दिखा रहा है। एक मिनट रुकिए। होम। ऊपर वाला जो टैब है, कंप्यूटर का जो टैब है, हाँ उस पे होम के बाद इंसर्ट लिखा हुआ है, जहाँ पे सेव बटन है ना, सेव ऊपर में, हाँ हाँ। उसके नीचे होम लिखा हुआ है। यार इसको पहले मैं, कोई हम्म, बात नहीं सर, आप इसी से रुकिए रुकिए। शुरू कर सकते हैं। आप जो बता रहे हैं उसको सीखना बहुत फर्स्ट जरूरी है। में होम लिखा हुआ है अरे सर। बोलूंगा डबल। फर्स्ट में हाँ, होम लिखा हुआ है। फर्स्ट वाला है ना, पहला देखिए ना, पहला होम इंसर्ट बोलूंगा। ये सब लिखा हुआ। सर या फिर आप केवल अपने कंप्यूटर या हाँ, लैपटॉप से होम है, F5। इंसर्ट है, हाँ, इंसर्ट में क्या करना है? इंसर्ट नहीं सर, उसके बाद आइए डिजाइन एनिमेशन डिजाइन। देन स्लाइड अच्छा, शो है। असल में ये ऊपर में ना, हाँ इसमें इसका हाँ टूल बार आ गया। हाँ, अब सब हाँ, दिख जो रहा है। स्लाइड शो है ना, वो स्लाइड शो उस पे, है। हाँ उस पे क्लिक कर दीजिए तो ये हाँ, स्लाइड शो में चला जाएगा। अब तो चला केवल जाएगा। एक स्लाइड, जो जिस स्लाइड को आप प्रेजेंट करना चाहते हैं हाँ, वही स्लाइड प्रेजेंट होगी। स्लाइड शो तो कर दिया, और इसमें क्या करना है इसके साथ साथ? स्लाइड शो पे क्लिक कर दिया हमने। फ्रॉम बिगनिंग करिए सर, फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम फ्रॉम, बिगनिंग, हाँ। चलिए, सभी लोग मुझे सिखाइए। फ्रॉम बिगनिंग, तो अब सही दिख रहा है? आ, तो फ्रॉम सर बिगनिंग भी कर दिया।
नहीं, इसमें नहीं दिख रहा है, मुझे मालूम। चलिए, नहीं भी दिख रहा है तो आज ऐसे ही प्रेजेंटेशन करते हैं, नेक्स्ट टाइम यस करते सर, यस सर। सर वैसे बॉटम में एक जहाँ पे वो साइज का दिया हुआ है ना, उसमें एक पावर पॉइंट का सिंबल बना हुआ है, उस पे अगर आप क्लिक करते तो हैं। उसमें हाँ, चला जाता। उसी या पे क्लिक किया था तो छोटा दिख या रहा है। F5 प्रेस करिएगा तो भी स्लाइड शो में चला जाएगा सर। F5 यस सर। फंक्शन F5 नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, कोई बात अच्छा, नहीं सर, इसी से आप प्रेजेंट ठीक है। करिए। दिख विजिबल है सर, क्लियरली ओके, विजिबल है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, ये होम्योपैथी में स्किन डिजीज का, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट से क्या क्या स्किन डिजीज ठीक कर सकते हैं, इसका दायरा क्या है, इसका स्कोप क्या क्या है, आज उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आते हैं, जो कि अक्सर क्लिनिक में किसी भी डॉक्टर को ये दिखाई देता है कि कितने तरह के डिजीज ऐसे हैं। ये लिस्ट बहुत छोटी सी लिस्ट है, यूं ही जस्ट फॉर कि आप लोग को दिमाग में कन्विंस हो जाए। हालांकि यहाँ पे सभी डॉक्टर हैं, सब लोग एजुकेटेड है, मुझे समझ है। तो ज्यादातर बीमारियां जो आती है स्किन की, वो एक्जिमा आती है, सोरियासिस आती है, अर्टिकेरिया आता है, हर्प्स आता है, हर्पेस सिम्प्लेक्स या हर्पेस जोस्टर आता है, एक्ने आता है, एक्ने वल्गारिस आ सकता है, एक्ने रोजेसिया आ सकता है, डिफरेंट टाइप के एब्सेस आ सकते हैं, वार्ड्स आ सकते हैं, विटिलिगो आ सकता है। इसके अलावा ना जाने कितनी अन्य बीमारियां हैं जो कि इस दायरे में, स्किन के दायरे में आ सकते हैं। मिलाज्मा हो सकता है, कोलाज्मा हो सकता है, फ्रेक्टल हो सकता है, वार्ड्स हो सकते, वार्ड्स तो लिखा ही है हमने। तो स्किन टैक्स हो सकता है, बहुत सेवरल डिजीजेज ऐसे हैं जो स्किन पर मैनिफेस्टेशन होता है और उसके लिए लोग परेशान रहते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए ये लोग होम्योपैथ डॉक्टर को जरूर खोजते हैं और उसका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। तो हम इन्हीं डिजीज पे आज के जो सत्र है, इसमें मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि एक्जिमा क्यों होता है, सोरियासिस क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ये करूंगा तो मुझे बहुत समय चाहिए, लेकिन नट सेल में थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने बात की है, जो कि जिससे लोगों को कुछ कुछ समझ में आ जाए कि ये क्या है। ऐसे तो मुझे मालूम है कि आप सभी लोग को मालूम है, सभी लोग क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी लोगों को ये बीमारियां आम है, और आप लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं। तो इसमें कोई बहुत स्पेशल चीज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरूर इतना स्पेशल बताऊंगा कि आखिर ये स्किन डिजीज होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले छोटी सी चीज करते हैं कि स्किन डिजीज में ज्यादातर प्रॉब्लम डायग्नोसिस की होती है। लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि ये सोरियासिस है या लाइकेन है, या कई बीमारियां ऐसी होती है जो मिक्स हो जाती है, और उनको समझ नहीं आता कि एक्जिमा बताए कि सोरियासिस बताए कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस बताए, ये समझ नहीं आता। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा स्किन के लिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम छोटे छोटे डायग्नोसिस के लिए हम लोग तैयार रहें। तो आते हैं, एक सबसे पहला स्किन पे कोई एक कलरफुल या स्पॉट दिखाई देता है तो उसको मैक्यूल बोला जाता है। सारा खेल मैक्यूल एंड पैप्यूल का है। दो सर बातें हैं, स्लाइड मैक्यूल। मूव नहीं हो रहा है सर। अभी नहीं हुआ है, रुके, अब होगा, अब इसको करना ही पड़ेगा इसके। अब दिखाई दे रहा होगा छोटे में। यस सर, यस सर। हाँ, तो सारी बातें मैक्यूल और पैप्यूल की बात होती है। दो ही बातें स्किन में आती है, या मैक्यूल या पैप्यूल। तो मैक्यूल वो चीज है जो कि एक छोटा सा स्पॉट टाइप का, विदाउट एनी एबनॉर्मल सेंसेशन, जिसमें कोई एबनॉर्मल सेंसेशन नहीं होता, बट वो एक छोटा सा स्पॉट रहता है। इसमें जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये 0.5 सेंटीमीटर से छोटा है, अप टू 0.5 सेंटीमीटर मैं कहूंगा, ये कोई नापने का चीज नहीं है, बस एक रफली नजर से देखने के बाद आइडिया लगता है, उसको मैक्यूल कहा जाता है। लेकिन यही मैक्यूल, यही स्पॉट, यही एक लीजन, यही एक है जो कि अगर थोड़ा बड़ा है, 5.5 सेंटीमीटर से बड़ा है, यदि 1 सेंटीमीटर है, तो इस पैच को अगर पैच कहते हैं, अगर ये साइज मैक्यूल का बड़ा है तो,
यानी कि वो स्पॉट अगर बड़ा है तो उसको हम लोग पैच कहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आई, एक मैक्यूल और एक पैप्यूल। अभी पैप्यूल की बात नहीं की, एक पैच। अब आते हैं मैक्यूल में ही एक प्लेक होता है। अब वो जो बड़ा दायरा था वो अगर हार्डनिंग हो जाए थोड़ा सा और ऊपर रफ भी दिखाई दे तो ऐसे को प्लेक कहते हैं। यानी मैक्यूल ऊपर से एक मैक्यूल है जो रफनेस है, कुछ स्कर्फी बना हुआ है, अगर ऐसा है तो उसको हम लोग प्लेक कहते हैं। अब आते हैं पैप्यूल। पैप्यूल का मतलब हुआ अभी तक जो हमने मैक्यूल की बात की वो एकदम स्किन के सरफेस पे ही रहता है, स्किन से जरा सा भी उभरा हुआ नहीं रहता है। लेकिन पैप्यूल जो है ये उभरा हुआ इरप्शंस होता है, कहीं भी उभार है। अब ये ट्यूमर तक पैप्यूल जा सकता है, कई तरह के पैप्यूल जा सकते हैं। तो पैप्यूल पस्ट्यूल भी हो सकता है, यानी पस भरा एक छोटा सा जख्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैप्यूल वो है जो स्किन पर एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे अगर, तो उसको हम लोग पैप्यूल के नाम से जानते हैं। अब ये पैप्यूल में सेवरल नोमेनक्लेचर होता है जो आगे अलग अलग होता है। अगर ये पैप्यूल अगर ये पस से भरा हुआ है तो इसको पस्ट्यूल्स कहते हैं। जैसे कि इसमें दर्द होगा, ऐसे पस भरे हुए उभरे हुए दाने को हम लोग इसको पस्ट्यूल्स कहते हैं, या पस्ट्यूल्स बोलिए चाहे पस्ट्यूल्स बोलिए। यानी कि ये पीप भरा हुआ एक दाना है जिसको हम लोग पस्ट्यूल्स कहते हैं। इसी के साथ अगर ये पैप्यूल, अगर ये जैसे अभी हमने बोला पैप्यूल फिल्ड विथ फ्लूइड, फ्लूइड में पस भरा हुआ है तो पैप्यूल, और अगर ये लेस देन 0.5 सेंटीमीटर है तो इसको वेसिकल भी बोलते हैं। अब इसमें पस नहीं है, कोई भी फ्लूइड भरा होगा, उभरा हुआ होगा, जिसको आप लोग हम लोग कभी कभी हिंदी में फोका या छाला इस तरह से उभरा हुआ देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पेप्यूल को, ऐसे वाले पेप्यूल को हम लोग वेसिकल्स बोलते हैं। ये वेसिकल्स अक्सर देखने को मिल जाता है, कभी जीभ के अंदर के तरफ तलवे अंदर वाले लोअर लिप के ऊपर के अंदर भी मिलता है, और भी जगह पे ऐसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इस पेप्यूल को हम लोग वेसिकल्स के नाम से जानते हैं, और इसका नामकरण कहिए कि वेसिकल है। इसी तरह से एक आता है, इसी का बड़ा रूप हो गया, अब ये एकदम छाला की तरह बन गया तो इसको हम लोग बुल्ला कहते हैं, है ना। अब बुलाए क्या क्या चीज होता है, इसका क्या क्या इसके पीछे साइड कहानी क्या क्या हो सकती है, ये सेवरल इंस्टांस है जिस पे अभी फोकस मैं नहीं कर रहा। मैं एक सिंपल बात करा रहा हूँ कि जो स्किन के सरफेस पे है उसको मैक्यूल कहते हैं, जो स्किन के सरफेस से ऊपर उभरा हुआ होता है उसको पैप्यूल बोलते हैं। और पैप्यूल में सेवरल टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, चाहे वो पश्यूल्स हो, चाहे बुल्ला हो, चाहे वेसिकल्स हो। इस तरह का ये उभार हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं, अगर ये चीज जो, अगर कोई लीजन है, और वो जो इसको पहले भी बताया हमने कि अगर ये मैक्यूल है और उसका लीजन जो इंड्यूरेटेड है, थोड़ा हार्ड थोड़ा रफ है, स्केली है, तो उसको हम लोग प्लेक कहते हैं। प्लेक पहले भी बताया, ठीक है। अब आते हैं, एक और कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोगों को क्लिनिक में देखने को मिलता है, पिटिचिया। ये क्या होता है पिटिचिया, ये छोटे छोटे कलर्ड अधिकतर लेग्स पे मिलते हैं, और ज्यादातर ये ऑब्जर्व किया गया है जिसका ओवरवेट रहता है। और ये वजह रहता है कि इसका जो ब्लड कैपिलरी है वो रप्चर हो जाता है और उससे ब्लड निकल के आता है। परप्यूरा अलग है, परप्यूरा अलग है, जहां पर की चूंटी कोई काटा वहां पे स्पॉट हो गया। या परप्यूरा एक वो भी होता है जहां पर की एक धब्बा आता है, थोड़े दिन पेन रहता है, फिर अपने आप सबसाइड करता है, उसको परप्यूरिया हेमरेजिया कहते हैं, वो एक अलग है। ये पिचिचिया है, इसके पीछे भी कुछ कुछ कहानी हो सकती है, लेकिन कॉमन में अगर कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो इसमें ज्यादातर चांस रहता है कि वो जो कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी जो फाइन कैपिलरीज होती है वो रप्चर कर जाती है, और उसी का स्पॉट डॉट 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 पर्पल कलर का दिखाई देता है। कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाता है पिटिचिया वो लाइकेन प्लेनस से। लाइकेन प्लेनस कैसा होता है, ये ऐसा होता है। लाइकेन प्लेनस ज्यादातर पर्पल कलर का होता है,
और ये भी हाथ पैर और इसमें देखा जाता है। लेकिन लाइकेन प्लेनस को कंफर्म करने के लिए हमें चाहिए कि हमें इसका ओरल कैविटी देखना चाहिए। वहां पर अगर कोई स्पॉट कुछ दिखाई देता है, इसका मतलब है कि ये लाइकेन कंफर्म करता है। कई बार जेनाइटल ऑर्गन पर भी इस तरह के पैचेस दिखाई देते हैं, वो 100% कंफर्म करते हैं कि लाइकेन प्लेनस है। लाइकेन प्लेनस में भी दो होते हैं, लाइकेन प्लेनस, लाइकेन वल्गारिस। तो अभी सिंपली मैं समझा रहा हूँ कि जो स्किन पे जो स्पॉट, दाग, धब्बा या दिखाई देता है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये स्पॉट है। इसी तरह से एक मिलाजमा होता है जो अधिकतर महिलाओं को हो जाता है, दोनों गाल पे स्पॉट्स हो जाते हैं पर्पल कलर के ज्यादातर, और वो उससे बहुत परेशान रहते हैं, और उसको लोग हमारे टर्म में यहाँ पर उसको छाई कहते हैं, छाई हो गया। अब वो छाई को देखने के लिए और इलाज कराने के लिए, यकीन मानिए, ये तो डॉक्टर का प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये छाई वगैरह का इलाज सस्ते में कभी नहीं करना चाहिए, अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं तो। क्योंकि वो लोग आज के डेट में, अभी पता है, ये लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए हजारों हजार रुपया लुटा देते हैं, और होता कुछ नहीं, क्योंकि वो ऊपर से लगाते हैं। क्योंकि आपको और मुझे ये भी समझना है कि चूंकि डिजीज ऊपर से नहीं पेस्ट किया गया है, डिजीज फ्रॉम इनसाइड है, और उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो बाहर आया है। और ज्यादातर मेरा जो अनुभव बताता है, ज्यादातर ये जो मिलाजमा होता है जो फेस पर, जो महिलाओं को यूजुअली 30 इयर्स एंड एबव, वो यूट्रस प्रॉब्लम से होता है। ये बात कई जगह पे कंफर्म हो गई है कि अगर ऐसा मिलाजमा से आए और यंग लेडी है, तो हमें जरूर उसका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि इनको ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए इसका रिपरकशन इस चेहरे पे आया है, जो कि मिलाजमा के रूप में है। अब ये मिलाजमा का ट्रीटमेंट हम कई रूप से कर सकते हैं। उसका तो एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच ही बेस्ट अप्रोच होता है, और उसी से ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो स्किन के बारे में हम बताना चाहते हैं। ये एक किताब से, खन्ना की किताब से लिया गया है कि अगर ये डोम शेप में, जैसे ये अगर हमने बताया है, तो ये यहाँ पर प्लेन है, प्लेन से ये ऐसे उभरा हुआ है डोम शेप में, मतलब गुम्बज की तरह अगर उभरा हुआ है, तो उसको ट्राइकोपिथेलोमा बोलते हैं। और अगर ये फ्लैट है, इसकी तरह से फ्लैट है, तो इसको प्लेन वॉट्स कहते हैं। और एक और है बहुत इंटरेस्टिंग, कि एक इरप्शन ऐसा होता है कि इधर भी उभरा रहता है और उभरा इधर भी रहता है, बीच में डिप्रेस रहता है, इसको अम्बिलिकस की तरह, नाभि की तरह उसमें एक डिप्रेशन रहता है, यानी उभरा हुआ था लेकिन उसके बीच में डिप है। तो ऐसे को मोलस्कम कंटूजियोसम में लेते हैं ऐसे इरप्शंस को। और एक होता है जिसको एक्यूमिनेट कोंडोलामाटो कहते हैं, जो कि हमेशा जो है ये उभरे हुए ही रहते हैं, या ट्रायंगुलर रूप में, यानी लंबे लंबे शेप में निकले रहते हैं। और एक जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग क्लिनिक में देखते हैं, जिसको वेरुका या वार्ट्स बोलते हैं, इरेगुलर सरफेस पे दुनिया भर के देखते हैं हम लोग, ना जाने कितने केस देखते होंगे आप लोग। ये कॉमन है, जिसके लिए अक्सर लोग ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं कि हमारा एक एला हो गया है, मस्सा हो गया है, इस तरह से करके। और एक और आता है जो एक स्किन टैग है। स्किन टैग किसको कहते हैं? जिसका कि यहाँ पर किनारे पर ये होता है मसल से मिला हुआ, और उसके नीचे पतला सा एक डंडी रहता है, और गोल सा एक सिस्टिक की तरह उभरा हुआ गोल रहता है, और ये शरीर से लटका हुआ रहता है। इसको पेडिकुलेटेड कहते हैं स्ट्रक्चर को, और इसको स्किन टैग के नाम से जाना जाता है। ये स्किन टैग ज्यादातर फ्लैशी एरिया या सर्वाइकल एरिया या जांग में अक्सर देखने को मिलता है, और लोग समझ नहीं पाते ये कैसे हो गया और क्या हो गया, उसको खींचने की कोशिश करते हैं, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है कभी कभी। तो ये तो करना नहीं चाहिए। लेकिन ये सारे कॉमन प्रॉब्लम के लिए हमारे होम्योपैथिक में लोग स्किन के ट्रीटमेंट के लिए अक्सर आते हैं, और इन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने जो समझा, वो थोड़ी सी चीजें समझी है, थोड़ी और समझ लेते हैं। जो डोम शेप ट्रैकोपिथेलोमा की बात किया, वो इस तरह से उभरा हुआ रहता है स्किन पर, गोल उठा हुआ रहता है डोम शेप में, बड़े बड़े, ये तो छोटे छोटे, इससे भी बड़े बड़े होते हैं, जिसको कि हम ये कह सकते हैं
कि ये ट्राइकोपिथोलोमा है। और इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, बहुत सारी कहानी है, जिसको कि अभी डिस्कस नहीं किया जा रहा है। ये देखिए, ये मोलस्कम कंटिजियोसम है, जिसमें हमने बोला था कि डिप्रेस रहता है, सेंट्रल डिम्पल और अम्बिलिकेटेड शेप रहता है इरप्शंस में। जो बीच का एरिया है इरप्शंस का, वो दबा रहता है। आप देखिए, ये भी दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है। ऐसे इरप्शंस अगर दिखाई दे तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये मोलस्कम कंटिजियोसम है। और ये अधिकतर एक वायरल होता है, और ये इन्फेक्शन से होता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है, एक कहानी नहीं, हिस्ट्री होती है। बहुत कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी रिलेट किए जाते हैं और अदर डिजीज भी रिलेट किए जाते हैं। तो ये देखने को हमें अक्सर मिलता है, और ये आसानी से ठीक नहीं होता है। और जब आप ठीक कर देते हैं, यानी आप मतलब आप होम्योपैथ जब ऐसे मोलस्कम कंटिजियोसम को ठीक कर देते हैं, तो लोग कहता है ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप में 2-4 महीने में ठीक हो ही जाते हैं। लेकिन जब पेशेंट 6 महीना अंग्रेजी दवा खा ले और तब भी ठीक नहीं हो, फिर क्या वो होम्योपैथ के आने पे इंतजार कर रहा था? तब जाके 1-2 महीने पे ठीक हुआ? इस चीज को हमें समझना चाहिए, ये ऐसा क्यों है। ये हम आते हैं कि कुछ अब बीमारियां ऐसे जो ज्यादातर स्काल्प पे देखने को मिलता है, जिसको वन ऑफ द केसेस है सिबोरिक डर्माटाइटिस, जिसको हम लोग डैंड्रफ के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन डैंड्रफ थोड़ा स्मॉलर या छोटे शेप में है, यानी कि उसका जो इंटेंसिटी है वो कम रहता है। और सिबोरिक डर्माटाइटिस एक विजिबल और बहुत आसानी से देखने के लिए। और ये सिबोरिक डर्माटाइटिस यूजुअली आईब्रो या आईलैशेस में, ये सब में भी स्प्रेड कर जाते हैं। जैसे इसमें दिखा रहे हैं कि कान के पीछे है और ये स्काल्प पे भरे रहते हैं, इसको सिबोरिक डर्माटाइटिस कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से टिनिया कैपिटिस, बालों में अगर स्काल्प में देखें तो टिनिया का इन्फेक्शन होता है। और आप सभी लोग ये जानते हैं कि टिनिया का इन्फेक्शन कई जगह होता है। जैसे अगर ये स्काल्प पे है तो टिनिया कैपिटिस है, पैर में है तो टिनिया पेडिस है। अगर यही चीज अगर प्राइवेट पार्ट में है, यानी पेल्विक रीजन में है, तो इसको टिनिया क्रूडिस कहते हैं। यही टिनिया का इन्फेक्शन अगर 3-4 जगह बॉडी पे है तो टिनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। तो टिनिया का अलग अलग जगह पे पाया जाना का अलग अलग नामकरण किया गया है। पूरे शरीर पे है तो टिनिया कॉर्पोरिस का नाम दिया गया। तो टिनिया भी एक इन्फेक्शन है, जिसके इलाज के लिए लोग परेशान रहते हैं, और होम्योपैथिक से आसानी से ठीक होता है। ये स्काल्प का सोरियासिस है। सोरियासिस अधिकतर सिबोरिक डर्माटाइटिस या उससे कंफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन इसमें और सोरियासिस में और सिबोरिक डर्माटाइटिस में ये है, सिबोरिक डर्माटाइटिस यूजुअली प्लेन स्किन पर वो दिखाई देता है, जबकि सोरियासिस एलिवेटेड, यानी कि जो प्लेक, जो हमने कहा था इंजुरेटेड प्लेक वाले पे, वहां वैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, सिल्वरी रहता है, जो कि निकलता है। इसको हम सोरियासिस कहते हैं। एक और है जिसके लिए अधिकतर मेल में भी देखा जाता है, लेकिन ज्यादातर फीमेल में देखा है, मैंने ज्यादातर फीमेल में देखा है। ज़ैंथेलेज़्मा, ये ज्यादातर लिंक किया जाता है कि कोलेस्ट्रोल के वजह से ये दिखाई पड़ता है, कि अगर किसी का हाइपरलिपिडेमिया है, कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, तो ये ज़ैंथेलेज़्मा उस पे प्रोड्यूस होता है। इसका भी ट्रीटमेंट एलोपैथिक में कहीं नहीं है। लोग इस स्किन पर कई बार इस पर इंजेक्शन लगाते हैं और उसको रप्चर करते हैं और ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ठीक होता नहीं। होम्योपैथी में भी इसको जो हाइपरलिपिडेमिया है उसको कंट्रोल करते हुए इसको रिकवर किया जा सकता है, और काफी हद तक पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है, और उस लेवल तक पहुंच जाता है जहां तक कि उनको अब वो स्किन बुरा नहीं लगता रहता है, और अब ठीक लगता है उनका चेहरा वहां तक। अभी तक मैंने कई लोगों का इलाज किया है, लेकिन 100% रिकवर हो गया, ऐसा अभी मेरे साथ नहीं हुआ है। ये आते हैं एक एक्ने रोजेसिया, इसमें गाल पे देख सकते हैं, ये भी इरेप्शंस है, पेपुलर इरेप्शंस है। और ये जब एग्रेसिव हो जाता है तो, और गाल पे ज्यादातर है और ज्यादा पिंकिश है, दाना उभरा हुआ है, ऐसा लगता है कि उसमें पेनफुल होता है, तो इसको रोजेसिया कहते हैं, एक्ने रोजेसिया। एक्ने का दो कैटेगरी है, एक्ने रोजेसिया, एक्ने वल्गारिस। तो वल्गारिस में लाइट कलर, छोटे 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 दाने रहते हैं।
इसमें बड़े बड़े दाने रहते हैं और पेनफुल। एक और ऑब्जर्वेशन आता है जो कि अधिकतर सर्वाइकल रीजन पे देखने को मिलता है, नेक में देखने को मिलता है, वो है एकेंथोसिस निग्रिकन। एकेंथोसिस निग्रिकन वो है जो काला मोटा चमड़ा हो जाता है, उसको एकेंथोसिस निग्रिकन कहते हैं। और ये अक्सर फैटी पर्सन्स को ज्यादा देखने को मिलता है, और दुबले पतले को तो अभी मैंने नहीं देखा, ज्यादातर उन्हीं को देखा है जो बल्कि फैटी लोग रहते हैं उन पे ये एक स्किन टैग की बात कर रहा था मैं। ये स्किन टैग का सैंपल है जो सर्वाइकल रीजन में है, नेक और सर्वाइकल रीजन में ये अक्सर देखने को मिलता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्वाइकल रीजन में वार्ड्स मल्टीपल रहते हैं, ढेर सारे, और वो आते हैं उसका इलाज कराने। तो जैसे अभी हमने मिलाज्मा का रिलेशन यूट्रस से बताया था, वैसे ही ये रिलेशन मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व किया कि जहां जहां सर्वाइकल रीजन पे वॉट्स है, चाहे स्किन टैक्स है या अदर इरप्शंस है, तो वहां पर देखा मैंने कि अधिकतर वो लोग पाइल्स से सफर करते हैं या फैमिली हिस्ट्री में पाइल्स। तो मैं ऐसे इन लोगों से जरूर पूछता हूँ कि कभी आप ऐसे तो पूछते हैं कि और कोई प्रॉब्लम पहले कुछ हुआ था, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अगर आप टू द पॉइंट अगर पूछेंगे आपको कभी हेमरॉइड या पाइल्स हुआ था, तो हो सकता है वो एडमिट करे कि हाँ एक बार हुआ था। या अगर वहां नहीं मिलता है तो फैमिली हिस्ट्री में जरूर मदर फादर पैटर्नल या मैटरनल फोर फादर्स में आपको ग्रैंडफादर में जरूर ये चीजें मिलेगी, और उसी का रिपरकशन जो मियाज्मेटिक इन्फ्लुएंस का है वो यहाँ पर आकर के मिलता है। ये देखिए स्किन टैग सर्वाइकल रीजन पे है ना। अब अभी तक हमने आपको सारे ये चीज दिखाया कि इतने तरह, इसमें और भी बहुत सारे डिजीजेस है। ये तो बहुत, चूंकि टाइम लिमिटेड रहता है, 1 घंटे का ही टाइम रहता है, इसलिए एक लिमिटेड पॉइंट से लेकर के मैंने चलने की कोशिश किया। और ये अब बता रहे कि आखिर इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में कैसे किया जाए ताकि ये सारी बीमारियां ठीक हो। आखिर इसका क्या रूप हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि होम्योपैथी तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, चाहे डिजीज कोई भी हो, है ना। लेकिन स्पेशली स्किन डिजीज में, आज स्किन डिजीज पे चर्चा हो रही है, तो इसका इफेक्ट मार्वेलस है और इसको कोई काट नहीं सकता। और ये अधिकतर स्किन डिजीज रिकवर्ड हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि मैं ऑर्गेनन का टीचर हूँ। डिजीज जो भी हमारे शरीर में आता है, सभी का रिप्रेजेंटेशन स्किन पे भी है, स्किन पे ही आता है। और ऐसे भी आप जानते हैं जो लक्षण है अधिकतर स्किन पे आते हैं, लेकिन जो होम्योपैथी में 3 मियाज्म की बात की गई, टोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ये तीनों मियाज्म का इफेक्ट आप स्किन पे देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इंस्टांस में अगर हम सोरा कहें तो छोटे छोटे जो इरप्शंस आते हैं जो बहुत इचिंग करते हैं, वोलक्टस इचिंग होती है, रात में ज्यादा इचिंग होती है और वो इजीली स्प्रेड भी हो जाते हैं। बहुत ये एक तरह से कंटेजियस की तरह होते हैं आपके स्केबीज। आप किसी का कपड़ा यूज किया हुआ अगर पहन ले तो आपको भी स्केबीज हो जाएगा, ये ऐसा है। तो ऐसे इरप्शंस जो सोरा नेचर के हैं, सोरा नेचर अभी ये प्राइमरी लीजन, ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, प्राइमरी लीजन की बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट इंस्टांस में अगर सोरा का इफेक्ट बॉडी पे देखने को मिलेगा तो वो इच इरप्शन से देखने को मिलेगा। और इच इरप्शंस का इंडिकेशन है कि ये पेशेंट को सोरा का इफेक्ट हुआ। अब फिर जो अभी शुरू शुरू में मैंने बताया कि सेवरल ऑइंटमेंट और ये सब लगा करके अगर इसको सप्रेस कर दिया जाए तो बहुत सारे डिजीजेस, डॉक्टर हैनीमैन ने तो 89 डिजीज का चर्चा कर दिया ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 81 82 एफोरिज में जाकर के कि इतने सारे डिजीज हो सकते हैं जो कि सोरा का सेकेंडरी इफेक्ट हो सकता है। स्लिप मतलब इंसोम्निया से एपिलेप्सी से लेकर के ना जाने कितने बीमारियों तक वो ले गए, सभी चीजों का इफेक्ट दिखाया उसमें। इस तरह से सोरा के बाद अगर हम साइकोसिस की बात करें तो साइकोसिस जो कि ओवर ग्रोथ, ओवर प्रोडक्शन, जो मैंने कहा कि पैप्यूल होता है, चाहे ओवर ग्रोथ ओवर प्रोडक्शन कहीं का भी, चाहे वो बोन का हो, चाहे वो बोन का हो, चाहे स्किन पे कोई ग्रोथ हो,
कहीं का भी ओवर ग्रोथ अगर हो रहा है, किसी भी चीज का बढ़ जाना या बढ़ रहा है, तो जैसे कि अभी जैसे हेमोरॉइड्स की बात किया मैंने, हेमोरॉइड भी एक ग्रोथ है। तो ऐसे डिजीज को साइकोसिस बोलते हैं, जिसको कि डॉक्टर हेनीमैन ने कॉन्डेलोमाटा से रिलेट किया कि इस तरह का ग्रोथ, अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ओवर प्रोटेक्शन है, तो ये भी स्किन पर आपका इफेक्ट आ रहा है। तो इसको स्किन में रखा गया है कॉन्डेलोमाटा का। और ये जो वार्ड्स और स्किन टैग ये सब दिखा रहे, ये सब साइकोटिक नेचर के रहते हैं ज्यादातर। और ये इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में ज्यादा अच्छा होता है। थर्ड एक जो मियाज्म है जिसकी चर्चा डॉक्टर हनीमन करते हैं, वो सिफिलिस का। वहां पर सिफिलिस में डीजेनरेशन, वो भी कहाँ देखते हैं? स्किन पर देखते हैं। जैसे माउथ अल्सर में देखते हैं, इंटरनल तो है ही है कि जो भी अल्सर है, चाहे पेप्टिक अल्सर हो, ड्यूडेनल अल्सर हो, तो सिफिलिटिक हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो सिफिलिस की चर्चा की गई है, वो ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे है, जो कि देखने को मिलता है हमें। शंकर बीबो, जो बीबो अभी दिखाया था, उसका भी रिलेशन हो सकता है। तो ये डी जनरेशन जो स्किन पे होता है, ज्यादातर जेनेटल ऑर्गन पे होता है, कैंकर होता है ज्यादातर मेल में। तो ये सब जो है सिफिलिस का इफेक्ट है। अब इस सिफिलिस का इफेक्ट अभी मैच पे चुके चर्चा नहीं करना है। इसका सेकेंडरी बहुत ज्यादा है, टर्शरी है, फिर जो जेनेटिक से आ रहा है, फिर वो जो बच्चा हो रहा है उसमें सिफिलिटिक इफेक्ट देखा जाता है। ये तो डॉक्टर्स अपने अपने एंगल से देखते हैं और उसको उसी हिसाब से समझ करके उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। क्योंकि ये होम्योपैथी है और हम लोग क्योर करना चाहते हैं, इसलिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है होम्योपैथिक पॉइंट। अब ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वही सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर की बात किया, सोरा सिफिलिस साइकोसिस अभी अभी जस्ट हमने बताया। और होम्योपैथिक जो है, ये हॉलिस्टिक कंसेप्ट पे ट्रीटमेंट करता है। क्योंकि हम लोग चाहे वो वार्ड का इलाज करें, चाहे अर्टिकेरिया का इलाज करें, चाहे स्किन टैग का इलाज करें, हम एक ऐसे नहीं कि अगर स्किन टैग हो गया है तो चलो इसको थूजा दे देते हैं, वाट हो गया तो थूजा देते हैं। और कॉमनली जैसे आज मास या सोसाइटी में ये बात, जैसे ये पता है कि चोट लगने पे आर्निका दे देना और आर्निका लेने आ जाते हैं, उसी तरह से वार्ड्स के लिए या एला मस्सा के लिए लोगों को पता है, 100% लोगों को पता है कि इसमें एक थूजा लगता है, तो थूजा ऑइंटमेंट और थूजा खाना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी हर बार उनको बेनिफिट हो जाए। हो सकता है उनमें जो कुछ लोग लिए हों उनको बेनिफिट भी हुआ हो, मैं नहीं कह रहा नहीं हो, लेकिन आप समझते हैं कि ये जब तक टोटलिटी से इंडिकेटेड मेडिसिन नहीं रहेगा, थूजा कभी वर्क नहीं करने वाला है। ये थूजा हो सकता है, ये कई बार नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कई बार फ्लोरिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन नॉट नेसेसरली कि थूजा इज द ओनली मेडिसिन विच कैन ट्रीट। एक बार ढलका मारा से हो सकता है, जैसे अधिकतर जो एला मस्सा जो हैंड्स पे होते हैं, बॉडी में हैंड्स पे ज्यादा रहते हैं, उसमें ढलका मारा से होता है। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो एनाकार्डियम से ठीक होते हैं। कई ऐसे हैं जो रेननकुलस बल्ब से भी ठीक होते हैं। तो ये होम्योपैथ जानते हैं कि वो केवल थूजा से ट्रीटमेंट नहीं करते, जैसे आम पब्लिक समझते हैं कि थूजा दे दो, वैसे नहीं है। तो हमारे होम्योपैथी में पेशेंट को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, उसका पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या था, और अभी करंट में क्या प्रॉब्लम है, क्या फैमिली हिस्ट्री में इसका कुछ रहा स्किन के लिए जिसको हमको रिलेट कर सके कि वो वहां से आ रहा है। और स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्किन डिजीज में जहाँ पे क्रोनिसिटी है, क्रोनिक हो चुका है, वहां पे इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और रोल है, जिसको कि आपको इसको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। सो फिर से ये बात दोहराना चाह रहा हूँ कि सारी चीजों की जान लेने के बाद, सारे सिम्टम और उसके मैनिफेस्टेशन जान लेने के बाद, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर, और उसके सभी जगह में हम क्या खोजने की कोशिश करते हैं। अधिकतर क्या होता है, ज्यादातर नोविस प्रैक्टिशनर पूछते तो है लेकिन समझ नहीं पाते कि उनको पूछना क्या और क्यों पूछ रहे हैं। पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, लेकिन हर डिजीज का जो कैरेक्टरिस्टिक है या हर डिजीज का जो अपना इंडिविजुअलिस्टिक चीजें होती है, उसका रिलेशन कहाँ से होना चाहिए, वो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए
इसीलिए चाहे मेंटल जनरल हो चाहे फिजिकल जनरल में हो, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको जानने के लिए उतना पूछना पड़ता है। क्योंकि पेशेंट, जैसे अगर नया डॉक्टर है, वार्ड्स है, देखा, हाँ वार्ड्स है, उसके बाद उसको समझ नहीं आता कि हम क्या पूछे। अगर पाइल्स है तो उसके बाद क्या पूछना है वो समझ नहीं पाते। अगर थोड़ा सा पता चला कि भूख पूछना है तो भूख कैसी है, तो भूख ठीक है, तो ठीक है मैं गुड लिख देंगे तो हो गया। लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी भूख कैसी है, और अगर कैसी है, ठीक है या डिमिनिश है या रिच है, या खाना खाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मुझे वो पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है। तो वो लेना है, और फिर उसमें लेना है कि क्या आपकी क्या क्रेविंग है। क्या आप मीठा पसंद करते हैं, नमकीन ज्यादा पसंद करते हैं। और ये क्रेविंग के लिए एक बात यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यूजुअली अधिकतर होता है क्रेविंग बताना मुश्किल होता है। तो मेरा क्वेश्चन ज्यादातर ऐसा रहता है कि ऐसा कौन सा भोजन है, ऐसा कौन सा चीज है जो आप खाना पसंद करेंगे, अगर आपका पेट भरा है फिर भी कोई ऑफर करे तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं, ये तो मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे तो ले ही लेना है चाहे पेट कितना भी भरा रहे। या दूसरा, अगर एवर्शन को जानना है तो पेशेंट से हम ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है, चाहे कितनी भी भूख लगी हो तो आप नहीं ले सकते, आपको उल्टी जैसा लग जाए चाहे जो भी लग जाए। तो यहाँ से ऐसे में हम क्रेविंग और एवर्शन जान सकते हैं। न केवल ये, बल्कि एक कहता है एक होम्योपैथिक बढ़िया ऑब्जर्वेंट होता है। तो इन सब सवालों को रखने के समय और उसका आंसर लेते समय हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन चाहिए उनके फेस का। क्योंकि जो बातें हैं, जो मीठा या नमकीन की बातें हो रही है, जो क्रेविंग और एवर्शन की बातें, वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखाई दे देता है। अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर है तो आपको वो चीजें दिखाई देगी, और उसको लेना चाहिए। तो हमें केवल भूख, अच्छी भूख नहीं। अभी क्या लिखते हैं बच्चे ज्यादातर, या ज्यादातर इसमें क्या देखते हैं, प्यास कैसा, तो प्यास 3 लीटर। अरे ये 3 लीटर से क्या होगा? 3 लीटर से हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि थर्स्टी है या थर्स्टलेस है, या 3 लीटर ले लेते, पी लेते, मतलब वो 3 लीटर नाप के पीना चाहिए या पी लेते, तो मेरे लिए नहीं है। मुझे तो रियल चीज चाहिए कि आपको कितना प्यास, कितनी प्यास लगती है, और नहीं मिले तो क्या बेचैनी हो सकती है। तो प्यास में भी हमें ये देखना पड़ता है कि थर्स्टी है या थर्स्टलेस है, और थर्स्टलेस है तो कितना मिनिमम पानी पीता है। अब वो है थर्स्टलेस, लेकिन लोग बोल दिया है, सोसाइटी बोल दिया है कि 5 लीटर पीना चाहिए, इसलिए खींच के 4 लीटर पीना चाह पीता है। और क्लिनिक पे आके ये बोलता है, चूंकि वो गुड लिस्ट में रहना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि डॉक्टर को मालूम है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, इसलिए बोलेगा हम सर 4 लीटर पी लेते, तो उससे मेरा केस गड़बड़ हो रहा है। हमें क्वेश्चन ऐसे सेट करना चाहिए कि हमें करेक्ट आंसर मिले। भूख के लिए, प्यास के लिए, बॉवेल के लिए। बॉवेल में भी होता है पैखाना कैसा होता है, तो एक ही वर्ड आता है कॉन्स्टिपेटेड। तो कॉन्स्टिपेटेड से मेरा कुछ लेना देना नहीं। कॉन्स्टिपेटेड में फिर पूछना बहुत आवश्यक है, कॉन्स्टिपेशन से क्या, पैखाना नहीं होता है, पैखाना हार्ड होता है, पैखाना अल्टरनेट डे पे होता है, पैखाना होने में कठिनाई होती है, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस फिर आने लगते हैं। फिर उसका कलर, टेक्सचर, कई पेशेंट फिर ये बोलेगा, जो कि एकदम ट्रू कैलकेरिया कार्प रहेगा, कि शुरू में हार्ड होता है बाद में सॉफ्ट होता है। कई ऐसा हो जो रस ग्लैब्रे का मिलेगा, कि पहला पैखाना से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, दूसरे पैखाना से जाके सेटिस्फाइड होते हैं। कई ऐसा मिलेगा कि पैखाना होता तो है लेकिन इनसफिशियंट होता है। तो हमें अगर नॉलेज रहेगा तो हम उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ के करेक्ट इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। वो केस टेकिंग का ब्यूटी है, वो केस टेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें चाहे स्किन डिजीज ठीक करना हो, चाहे मेंटल डिसऑर्डर ठीक करना हो, चाहे कोई अदर एलिमेंट ठीक करना हो, चाहे ब्रोंकियल एस्थमा ठीक करना हो, चाहे ज्वाइंट पेन ठीक करना हो, तो हमें जो केस टेकिंग का जो एक बात दी गई है, जो हमें जानकारी दी गई है, हमें इंडिविजुअलाइज करना है। तो इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब प्रॉपर इंडिविजुअलाइजेशन, न कि जैसे तैसे केवल केस टेक कर दिया, भूख प्यास पूछ लिया, पैखाना पेशाब पूछ लिया, हो गया केस टेकिंग। नहीं, ये कभी नहीं। उसका मतलब है, मीनिंग है, एक एक चीज का मतलब कहते हैं ना, एक कौन है, शंकरन साहब सॉन्ग के बारे में लिखते हैं, और वही चीज कहते हैं, जैसे म्यूजिक में हर चीज का एक भाव होता है, तो हर चीज के पीछे वो क्या उसका रेंज है, क्या उसके स्पेसिफिकेशन है, क्या भाव है, उसको हमको बहुत अच्छे तरह से समझना चाहिए, तभी हम उसको ठीक करेंगे।
एक बात यहाँ पर और हम चर्चा करना चाहेंगे, स्किन डिजीज में जो फेनोमेना है होम्योपैथी क्योर का, जो हम और आप जानते हैं पहले से कि होम्योपैथी में क्या होता है, एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस होता है, सिमिलर होता है, डिफरेंट इन काइंड रहता है, और वो जब प्रोड्यूस हो जाता है तो नेचुरल डिजीज को एनिहिलेट कर देता है, और जो एक्सटर्नल पे रहता है केवल आर्टिफिशियल डिजीज रहता है। तो स्किन डिजीज में ये फिनोमेना बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अधिकतर केस में हम लोगों से काफी गलती होती है स्किन डिजीज के ट्रीटमेंट में। सपोज करिए एक्जिमा ही है, एक्जिमा के लिए लेट इट बी कि आपने ग्रेफाइटिस दवा दे दी, चाहे पेट्रोलियम दी, जो भी दी, जो आपने दे दी। अब वो दवा तो दे दी, अब दवा देने के बाद उसका वो एग्रावेशन हो गया, पेशेंट को पहले से मालूम है, क्योंकि वो होम्योपैथ के बारे में सोसाइटी में कि डिजीज बढ़ा यानी ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, उसको पहले से पता है। अब यहाँ पर कई बार डॉक्टर गलती कर बैठते हैं कि बढ़ गया, पेशेंट रेस्टलेस है, तो उसको फिर से या तो चेंज कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन या दूसरी दवा दे देते हैं। जबकि अगर आपका, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट है। अगर प्रिस्क्रिप्शन करेक्ट है तो ये एक होम्योपैथिक एग्रावेशन है, एक आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस हो चुका है, हमारा काम खत्म। अब केवल ऑब्जर्वेशन देना और प्लेसिबो का खेल खेलना है, केवल हमको प्लेसिबो देना है और उसी से सारा रोज ठीक हो जाएगा और फ्री का हमें पैसा मिलता रहेगा, एकदम से करेक्ट है। तो ये चीज को, ये फिनोमेना को अच्छी तरह से डॉक्टर को समझना चाहिए, और डॉक्टर को ये भी समझदारी होनी चाहिए कि उसको डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि क्या होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है, क्या डिजीज एग्रावेशन होता है, और क्या मेडिसिनल एग्रावेशन होता है। इन चीजों को उसको समझ होनी चाहिए। ऐसा ना कि डिजीज एग्रावेशन हो रहा है और होम्योपैथिक एग्रावेशन समझ के खुश हो रहा हो, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उस क्राइटेरिया को भी पकड़ने का उसके अंदर समझ होनी चाहिए कि किस स्टेज पर हम डिजीज एग्रावेशन समझेंगे, किस स्टेज पर होम्योपैथिक एग्रावेशन समझेंगे। ये एक है जस्ट के मियाज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग में जो इच इरप्शंस के लिए बोला था, ये स्केबिस का एक पिक्चर है, और ये वॉट्स का है, जस्ट फिर दोबारा से रिफ्रेश करने के लिए कि साइकोसिस में इस तरह का ओवर ग्रोथ होता है। और ये एक शंकर का है जो सिफिलिटिक का हमने जस्ट शो किया है, एक मियाज्मेटिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 3 मेजर मियाज्म है जिसका प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ये स्किन पे ही आते हैं, सेकेंडरी में तो कहीं, टर्शियरी में तो कहीं भी जाएगा, उसका कोई हिसाब नहीं। अब आते हैं एक्जिमा के बारे में, जो मोस्ट कॉमनली जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्जिमा का नेचर, कैरेक्टर आप जानते हैं कि क्रस्टी होता है, ऊपर से एक्सफोलिएशन होता है, उसमें इच होता है और उसमें वेसिकुलेशन होता है, और थोड़ा हार्डनेस भी रहता है, हाइपरकेरेटिस होता है। अब ये 2 तरह से हो सकते हैं, एक हो सकता है डिस्चार्जिंग का, एक हो सकता है ड्राई। तो ज्यादातर जो डिस्चार्जिंग रहता है वो एक्यूट कंडीशन समझा जाता है, ऐसा नहीं कि क्रोनिक में डिस्चार्ज नहीं होता, उसमें भी होता है, लेकिन जो एक्यूट होता है उसको एक्जिमा को डर्माटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। तो उसको हो सकता है कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस या एक्यूट डर्माटाइटिस है, जहां पर हम वेट एक्जिमा देख सकते हैं, और जहां पे ड्राई क्रस्टी एक्जिमा है वो प्योरली क्रोनिक एक्जिमा है। और अधिकतर वो एटोपिक डर्माटाइटिस होते हैं जो कि इनसाइड से है, यानी कि बैक से आ रहा है, और उसका कहीं ना कहीं सोर्स बैक साइड में है। कॉन्टेक्ट का बैक से सोर्स नहीं रहता, थोड़ा रहता है, ऐसा नहीं कि उसका नहीं रहता है, सभी को कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस नहीं होते, किसी किसी को होते हैं। तो वो कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस के पीछे भी हिस्ट्री है इंडिविजुअलाइजेशन का। लेकिन ऐसे एटोपिक एक्जिमा में तो श्योरली है कि बहुत ज्यादा, कहीं पे ब्रोंकियल एस्थमा का भी हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है। तो कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस अभी आपको हमने बताया कि कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस क्या है। और इसी तरह से एक और था, ये लिस्ट बनाया था मैंने, लेकिन लग रहा है टाइम कम है, कि आजकल जो है वो ICD-11 के कोड से डिजीज को जानना चाहिए, हम सभी को जानना चाहिए कि एक्जिमा है तो उसका ICD-11 में कोड में क्या नामकरण किया गया है। तो वो एक इंटरनेशनल है, इसको हमें जानना चाहिए कि लिस्टिंग में क्या क्या नंबर दिए गए। नंबर का मतलब इसका कोडिंग है कि किसी डिजीज, अगर कहीं पर ICD-11 से लिख देंगे कि इसका EA80 नंबर है तो वो एटोपिक एक्जिमा के लिए है, इसी तरह से E84 है तो ये अलग तरह का ड्राई स्किन एक्जिमा है। तो इससे ये इंटरनेशनली सभी को समझ है इसका, अगर कोड लिखा है तो। ये कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस का सेवरल कोडिंग है।
और ये देखिए, ये कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस, जहां जहां कॉन्टेक्ट हुआ है किसी चीज का, नायलन का, जैसे इरिटेंट है कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस में, ये क्रोटोन ऑयल का कॉन्टेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये इरप्शंस है। ये थोड़े दिन में जा भी सकते हैं खुद से, अगर उसको नहीं इस्तेमाल किया जाए। कई बार कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस हमें देखने को मिलता है कि चप्पल से, बेल्ट से, किसी को हाथ में चूड़ी पहनने से, या कि कंगन पहनने से, या चेन पहनने से, कई ऐसे जगह पे कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस का एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है। एटोपिक डर्माटाइटिस बताया हमने कि ये एक कंडीशन है जो कि इनसाइड से आउटसाइड है। ये एक पिक्चर और है एक्जिमा का, जो ज्वाइंट के ऊपर है। और अब आते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो वास्तव में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो हम आप सभी अभी अभी जाने कि बिना इंडिविजुअलाइजेशन का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट आप पे भरोसा या हम पे भरोसा करके आ रहा है कि होम्योपैथिक में इसका अच्छा निदान है, ये तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन वो अगर हम अ, बगैर उसको इंडिविजुअलाइज करे अगर ट्रीटमेंट करें तो शायद वो ठीक नहीं हो सकता है आप एक बार 10 पेशेंट को ग्रेफाइटिस दे, उसमें एक दो ठीक हो जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी पेशेंट ग्रेफाइटिस से ठीक हो जाएंगे। तो ग्रेफाइटिस हो सकता है, हम अपने से दिमाग लगा लिए कि यहाँ पे वेट डिस्चार्ज है, ठीक है चलो ग्रेफाइटिस दे देते हैं, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं कि ठीक हो जाए। इसलिए हम सभी को कॉशियस रहना चाहिए, इंडिविजुअलाइजेशन करना चाहिए, तभी ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। उसी तरह से ग्रेफाइटिस है, पेट्रोलियम है, सीपिया भी दवा हो सकती है, आर्सेनिकम एल्बम हो सकती है, सोरिनम हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऐसे सेवरल मेडिसिन हो सकते हैं, फास्फोरस हो सकता है, कई दवाइयां हैं जिससे कि एक्जिमा को हम ठीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो दवा उस पेशेंट पर्टिकुलरली को वो इंडिकेटेड हो आफ्टर इंडिविजुअलाइजेशन। तब इसी तरह से एक एक केस है, छोटे बच्चे का है, ये सोल में इसको ड्राई एक्जिमा है, और इसका ये इस तरह से रफ सरफेस भी है, और एक्जिमा है ड्राई। इसका ट्रीटमेंट हुआ, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कम रहा है, और ये जाके फाइनली लगभग खत्म हो चुका है, अभी है ट्रीटमेंट में, जो कि शायद ठीक हो जाएगा। अब इस केस में, स्पेशली इस केस में जो है, हमने पेट्रोलियम यूज किया था, लेकिन पेट्रोलियम का कोई ये बच्चा बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के लिए कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा था, और बहुत सारी बातें की जानकारी नहीं मिल रही थी, तो पेट्रोलियम दिया, और पेट्रोलियम से इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। अभी ये क्योर नहीं हुआ है, पता नहीं क्योर होगा कि नहीं। अब इसके बाद इसको सल्फर से फॉलो कराना है। ये एक है केस है एक्ने रोजेसिया का, जो कि एक लड़की है, 22 साल की लड़की है, आई थी ट्रीटमेंट के लिए, और इसको इतने सारे इस तरह से इरप्शंस थे, बहुत परेशान थी। और इसका जो केस था वो इस तरह से था, इचिंग था, थर्मल इसका कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्यास इसकी कम थी, भूख साल्टी था, स्पाइसी था, वार्म फूड चाहती थी, चिकन खाना चाहती थी, और पीरियड ठीक था। अल्टरनेट मंथ में सिंस लॉन्ग में पीरियड दिक्कत हो रही थी, और हमेशा उसको 1 महीना छोड़ के 1 महीना आ रहा था, और बचपन में इसको जॉन्डिस हुआ था, बाकी कंपनी उसको डिजायर था, और बहुत चीखती थी गुस्से में, ये इसका था। और इसकी टोटलिटी जब आई तो फास्फोरस आया, और इस पेशेंट को, इस लड़की को स्पेशली फास्फोरस 200 दिया गया, कई बार, मतलब 15-15 दिन पे दिया गया, 4-5 बार, और ये फाइनली एकदम रिकवर्ड हो गई। ये दो पिक्चर है दोनों गाल का, 2 महीना 2.5 महीना के अंदर ये फाइनली रिकवर्ड कर गई, और एकदम अच्छे से। इसका इंटरमीडिएट भी पिक्चर्स मेरे पास सेवरल हैं, हर फॉलो अप के पिक्चर्स है, जो कि मैंने इसमें नहीं रखा है, जस्ट कि टाइम कम रहता है तो पूरा दिखा नहीं सकते। एक ये देखिए, ये मोलस्कम कंटिजियोसम का ये पिक्चर है क्लिनिक का, एक बच्चे को हुआ है, और ये इसका आगे का सेकंड फॉलो अप में है, इस तरह से है इसका इरप्शन। एक दो इरप्शन खत्म हो गए हैं, बाकी थोड़ा ड्राई हो रहे हैं, और ये तीसरा या चौथा का है, काफी सारे हट गए, एक दो रह गया है, और ये मोलस्कम कंटिजियोसम का ये फाइनल है, जो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मोलस्कम कंटिजियोसम भी ये 2 महीने के अंदर ठीक हो गया, और इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है उत्पूजा 200 से इसको ठीक हुआ। इसी तरह से एक अभी ये अर्टिकेरिया का केस मैं नहीं दिखा रहा, एक अर्टिकेरिया का लेडी का केस था, वो बहुत 2-3 साल से परेशान थी, नेट्राम्यूर 0/1 से रिकवर किया, टोटलिटी इंडिकेट कर रहा था कि उसको नेट्राम्यूर दिया जाए।
अब अगर डिजीज की बात करें तो सोरियासिस पे बहुत ज्यादा डिटेल अब मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि फिर डिस्कशन में भी जाना है। सोरियासिस ये इस तरह की सोरियासिस है, पैर में सोरियासिस है, इसका स्ट्रक्चर है, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत, इसमें भी बिना इंडिविजुअलाइजेशन के ठीक नहीं हो सकता। यूजुअली सोरियासिस के बारे में दिमाग में लोगों का है ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इंडिविजुअलिस्टिक करना चाहते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन कर सकते हैं प्रॉपर पेशेंट का, तो हम ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जरूर कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी हमेशा क्योर कहता है। अगर कोई फेल होता है तो दवा फेल नहीं होती, डॉक्टर हिमसेल्फ फेल होता है। हमारी नॉलेज कम रहती है, हम उतनी ढंग से कर नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अर्टिकेरिया के बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। अब अर्टिकेरिया का, जैसे अभी हमने बताया कि केस था लेडी का, वो नेट्राम्यूर से ठीक हुआ, लेकिन अर्टिकेरिया का मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन में ज्यादातर आर्सेनिकाल, नेट्राम्यूर, रस्टक्स, एपिसमेल, अर्टिकायूरेंस, गलकामारा, और कई केस में सीना भी चलता है जहां पर वर्म इन्फेस्टेशन से अर्टिकेरिया होता है। तो अर्टिकेरिया का भी ट्रीटमेंट हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोई एक दवा यूं ही सेलेक्ट ना करके हम इंडिविजुअलाइज करें पेशेंट को, उसके बाद दें। उसी तरीके से हर्पेस सिम्प्लेक्स होता है, उसका भी ट्रीटमेंट है। हर्पेस जोस्टर का बहुत अच्छा इलाज हमारे होम्योपैथिक से होता है, जो हर्पेस जोस्टर ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हर्पेस जोस्टर का है कि पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया, जो कि एलोपैथ ठीक नहीं कर सकते और होम्योपैथ आसानी से ठीक कर सकते हैं। मात्र 3-4 महीने में, जो 2 साल 3 साल से जो लोग परेशान हैं, उनको आप पोस्ट हर्पेटिक न्यूरेल्जिया को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं, और 2-3 महीने में काफी उनको आराम आ जाता है। तो होम्योपैथी का बहुत ही ब्यूटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है केसेस में। मतलब हम हेल्प कर सकते हैं लोगों को इम्प्रूव कराने में, ठीक कराने में, है ना। तो हर्पेस के लिए भी आर्सेनिक, रस्टक्स, मक्सोल, फास्फोरस, ये सारी कुछ दवाइयां हो सकती है। एक्ने के लिए बात हमने किया, एक्ने वल्गारिस, एक्ने रोजेसिया के बारे में, ये एक्ने रोजेसिया था। और एक वाट्स के बारे में है। और खास बात है कि स्किन डिजीज जो है, जो मैंने पहले बोला कि ज्यादातर बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन किया है मास में स्किन डिजीज पे ही, और ये सबसे अच्छा रिजल्ट तभी हो सकता है। हमें समझना चाहिए कि इंडिविजुअलाइजेशन के बाद ही इसको हम ठीक कर सकते हैं। और सब जनरल मेडिसिन है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है। थूजा, नाइट्रिक एसिड, कॉस्टिकम, टल्कामारा, मेडोरिनम, एंटीक्रूडम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ऑरा मेटालिकम, स्टाफिस्केरिया एटसेट्रा, सेवरल लाइकोपोडियम, कई मेडिसिन है। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूंगा कि होम्योपैथिक सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है होम स्किन डिजीज के लिए। स्किन डिजीज, मोस्ट ऑफ द स्किन डिजीजेस कैन बी ट्रीटेड एंड रिकवर्ड एंड क्योर्ड बाय होम्योपैथ, किए जा हाँ सकते हैं आसानी वर्मा से। जी, समय पूरा हो गया है। हो आप गया। क्लोज। हाँ हाँ जी। थैंक यू बोल रहे हैं सर, थैंक यू बोल दिया। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक हाँ, यू थैंक यू वर्मा सर। जी, बहुत अच्छा आपने बताया है। जी। आज का सेशन हम लोग का समाप्त होता है, अभी क्योंकि वो राम प्रवेश जी कुछ पूछना चाहते हैं, शायद हाथ रेस किए नहीं हुए हैं। सर, अब समय नहीं है सर, हम लोग नहीं बात कर सकेंगे, इसलिए अभी कुछ नहीं करेंगे सर। क्योंकि हम्म। अगला सेशन का समय है और अगला सेशन जी। एक अलग है। जी तो सर, जी सर। आपका बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छा सेशन है। और जी सर। सभी को धन्यवाद। और हम लोग ठीक अब सर। सेशन को श्रुति जी, आप डॉक्टर साहब को धन्यवाद दीजिए। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर उपेंद्र कुमार वर्मा सर का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये सेशन सही में बहुत अच्छा था। स्किन डिजीज के ऊपर ये आपका बहुत प्रैक्टिकली कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ साथ मैं सहनी सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसके थैंक यू, साथ में थैंक यू। पूरे टेक्निकल टीम और सारे पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर सर। अपना पीपीटी को रिमूव कर लीजिए सर। जी सर, अभी कर लेते हैं सर।